हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। और यूनिट 1 है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो ये है हमारी फर्स्ट यूनिट। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर मीनू दलाल और मैंने अपना रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मैंने PhD की है सोशियोलॉजी में। तो मैं नेट की प्रिपरेशन कराती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो आप लोगों को पता ही है, शेपिंग माइंड्स PU। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इमाइल डर्कहाइम से। तो हमारे जो फर्स्ट थिंकर हैं वो हैं इमाइल डर्कहाइम। देखिए, इमाइल डर्कहाइम बॉर्न डेट 1858 फ्रांस एंड डेड 15 नवंबर 1917 फ्रांस से थे इमाइल डर्कहाइम। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी की। इन्होंने कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज़ जो हैं अपनी स्टडी में यूज़ की हैं, रिलीजन, कौन से रिलीजन पे और किस तरह से रिलीजन को के बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए या उसकी स्टडी की। सेक्रेड प्रोफेन डेक्टोमी, देखिए रिलीजन में ही उन्होंने सेक्रेड प्रोफेन डेक्टोमी का क्या जिक्र किया था। सेक्रेड एंड प्रोफेन क्या होता है? सेक्रेड, फॉर एग्जांपल, सेक्रेड वो चीज़ें होती हैं जिसको आप मानते हैं बहुत ही ज़्यादा पवित्र, यानी जो बहुत पवित्र हों। और प्रोफेन जो डेली की चीज़ें हैं, डेली रूटीन की चीज़ें। सेक्रेड, जैसे मान लीजिए अगर आप पूजा करते हैं, है ना, घर पे, तो पूजा में का जो दीपक होता है ना, जिसमें आप वो जोत लगाते हैं, है ना, जो पूजा का दीपक होता है, आप उसको बाकी बर्तनों के साथ नहीं रखते कभी भी। आप उसको अलग से ही रखेंगे। आप उसको एक पर्सनल ट्रीटमेंट देंगे, यानी उसको अलग रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। आप बाकी बर्तनों के साथ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए घर में झूठे बर्तन रखें तो उनके साथ आपने पूजा के दीपक को रख दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो दीपक है ये ट्रीट होता है एज अ सेक्रेड चीज़, कि ये बहुत सेक्रेड है। घर में और बर्तन भी होते हैं, और भी चीज़ें हैं। कई बार लोग जो, और कौन से दीपक होते हैं, मान लीजिए जिसमें लोग काजल भी बनाते हैं, बहुत बार जो दीपक की लौ होती है उससे काजल भी बनता है। तो वो दीपक को इंसान यूज़ करेगा एक बार, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से बनाने के लिए उसको निकालेगा, तो वो एक साइड ऐसे ही रखा रहता है। लेकिन इसी तरह से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं नारियल का, ठीक है, कोकोनट। एक नारियल का एग्जांपल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोकोनट। अब मान लीजिए आप कोकोनट है वो लेकर आते हैं, तो पूजा में जो कोकोनट रखा जाएगा उसको आप बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे, साफ़ सुथरी जगह पे रखेंगे और बहुत देखभाल करके उसको रखेंगे। लेकिन दूसरा नारियल कौन सा है, मान लीजिए जिससे ये जो साउथ में बहुत यूज़ होता है ना नारियल, उसमें नारियल की चटनी बनती है, बाकी सब्जियों में नारियल यूज़ होता है, तो उसको आप अलग तरह से रखेंगे। तो ये होता है फ़र्क सेक्रेड एंड प्रोफेन। प्रोफेन हो गया जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं आपकी, वो आ जाएंगी प्रोफेन में, और सेक्रेड होगा जो बिल्कुल पवित्र है, जो बहुत स्पेशल है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड एफरवेसेंस रिप्रेजेंटेशंस। ये कलेक्टिव यानी कैसे, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एक ही जैसा, उन लोगों का एक तरह से फीलिंग्स, एक ही तरह का बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइम पे। और एफरवेसेंस होता है कि किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, मिलकर एक तरह से एक मूवमेंट को आगे बढ़ाना, तो एफर्ट दिखाना अपने, एफरवेसेंस। एंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन जो है वो, उससे पता चलता है आपको किसी सिंबल का, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो सिंबल है, मान लीजिए ओम का, है ना, ये सिंबल से आप क्या पता करेंगे? आपको पता चलेगा कि ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। और ये वाला सिंबल देख के आपको पता चलेगा, अच्छा ये तो क्रिश्चियनिटी को डिफाइन करता है, ये क्रिश्चियंस लोगों से रिलेटेड है। इसी तरह से मान लीजिए अदर सिंबल्स, जैसे मान लीजिए ये है, ओ माय गॉड माय ड्राइंग इज सो बैड, ये है कमल का सिंबल, ठीक है। कमल आप लोगों को पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है BJP, उसको, उनका ये क्या है,
पार्टी का सिंबल है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ना उनकी पार्टी को। जो प्लस का साइन है, क्रॉस का साइन है, वो रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियन लोगों को, और ओम का साइन हिंदू रिलीजन को। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि रिप्रेजेंट होती है किसी कुछ चीज़ों से, एक पर्टिकुलर कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे किसी सोसाइटी का, किसी कम्युनिटी का, किसी चीज़ का पता चल सकता है ईजिली। तो वो होते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज सोशल फैक्ट्स। इमानुएल डर्कहाइम ने कहा कि अगर आपको सोशल फैक्ट्स यानी सोसाइटी से रिलेटेड फैक्ट्स को समझना है तो आपको उन्हें एज अ थिंग ट्रीट करना पड़ेगा। आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ, क्या चीज़ें सोसाइटी में वो रियलिटी में नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको पहले एज्यूम करनी पड़ेंगी चीज़ें, देन आप एक अच्छी सोसाइटी जो है उसमें फॉलो अप कर सकते हैं। यानी जो चाहते हैं आप कि ऐसा समाज होना चाहिए, तो आप उसको अपने दिमाग में एज्यूम करेंगे, कि इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे, तो तब जाके आप उस दिशा में काम कर पाएंगे। उन्हें बोला जाता है सोशल फैक्ट। सोशल करंट क्या होते हैं? ये होते हैं टेम्परेरी। सोशल फैक्ट्स आर टेम्परेरी सोशल फैक्ट्स, यानी ये कुछ टाइम के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप ये देख लीजिए हैप्पीनेस है, तो ऐसा नहीं है ना कि मान लीजिए किसी इंसान को कोई गुड न्यूज़ मिली, तो वो जो उस टाइम वो जो फीलिंग है ना, वो टेम्परेरी होती है। यानी कुछ टाइम के लिए इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है, कोई बैड न्यूज़ मिलने पे एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कुछ टाइम के बाद इंसान फिर से नॉर्मल बिहेव करता है, तो इसको बोला जाता है सोशल करंट। इसी तरह से सोसाइटी में किसी भी तरह का, मान लीजिए कोई चीज़ हो जाती है, कोई मान लीजिए कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो लोगों का सडन रिएक्शन जो होगा ना, एकदम सडन रिएक्शन, वो कुछ टाइम के लिए होगा, उसी को सोशल करंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज सोशल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स एकता, कि सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा, अभी जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, एक तरह से सैलड बोल इंडिया को बोला जाता है। सैलड बोल का मतलब होता है सैलड बोल। सैलेड बोल मीन्स कि डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। क्या है? डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग धर्म के, अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब में इंटीग्रेशन है, सब में एकता है। तो उसी तरह से जो इंटीग्रेशन है वो सोसाइटी को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सुसाइड। जो इमानुएल डर्कहाइम है ना, ये उनकी बुक भी है सुसाइड, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसी में उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड की बात करते हैं इमानुएल डर्कहाइम। और इस 4 टाइप्स के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, लेकिन जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 टाइप्स में से आते हैं। इसको आप इजीली कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एन फा एंड ई गल। ठीक है, कैसे? एनफा से होता है एनफा से है एनोमिक सुसाइड, एफ ए से है फेटलिस्टिक सुसाइड, देन ई ए से है ईगोइस्टिक सुसाइड, एंड जी और एल से ये ईगल, EGAL। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, EGAL, ये करेक्ट है। EG से ईगोइस्टिक एंड AL से बनता है अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स की सुसाइड है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इससे क्या है, जो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं, फिर ये बताया जाता है कि कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन सी टाइप की सुसाइड की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें एनफा में लेवल ऑफ, दोनों ही लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, कि किस में लेवल ऑफ इंटीग्रेशन जब ज़्यादा होता है तब कैसी सुसाइड होती है, और लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अगर सोसाइटी में कम होगा। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स सोसाइटी में एकता, लोगों में आपस में प्यार, लोगों में एक दूसरे के लिए हेल्पफुलनेस की भावना, और एक दूसरे के लिए कुछ करना, ये सब चीज़ें
अगर हैं सोसाइटी में, बिल्कुल नहीं है तो कैसे, किस टाइप की सुसाइड होती है, और अगर बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा अगर सोसाइटी में डिसिप्लिन है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये है, तो किस तरह से कौन सी सुसाइड किस उसमें आएगी, किस इंटीग्रेशन में आएगी, हाई लेवल में या लो लेवल में, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट इज डिवीज़न ऑफ लेबर। इमानुएल डर्कहाइम का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि डिवीज़न ऑफ लेबर किस तरह से सोसाइटी में है और क्या रीजंस हैं उसके पीछे, क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी की बात करते हैं इमानुएल डर्कहाइम की। सॉलिडारिटी यानी सोसाइटी में किस तरह से इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक आता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड दूसरा आता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यानी एक तरह से एकताई की बात करते हैं इसमें भी, मतलब कैसे मिलजुल के रह सकती है सोसाइटी और कौन सी सोसाइटी किस टाइप की है। मॉरल एजुकेशन पे बात करते हैं इमानुएल डर्कहाइम कि मॉरल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी सोसाइटी के इंटीग्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, क्योंकि मॉरल एजुकेशन एक ऐसी बेसिक ज़रूरत है आज की सोसाइटी में कि अगर मॉरल एजुकेशन बच्चों को नहीं होगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिसइक्विलिब्रियम या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो मॉरल एजुकेशन इज़ मस्ट, ऐसा इमानुएल डर्कहाइम बोलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लॉ की बात करते हैं इमानुएल डर्कहाइम, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आती है मॉरल डेंसिटी की बात। मॉरल डेंसिटी में क्या है, ये एक तरह से मॉरल डेंसिटी में मॉडर्न सोसाइटी आती है। उसमें क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपने अपने कामों के लिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें क्या होता है, जब किसी को किसी चीज़ की नीड है ना, तभी वो उस इंसान की हेल्प लेता है। मॉडर्न सोसाइटी में यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैकेनिकल या फिर विलेज की अगर हम बात करें, विलेज से समझ सकते हैं, अगर विलेज में हम जाएँ ना तो वहाँ पे ये जो नीड चीज़ है ये बहुत बाद में आती है। लोग बिल्कुल पहले खुद से ही हेल्प करते हैं बिना किसी सेल्फिश रीज़न के। आगे देखें, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इमानुएल डर्कहाइम का, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल फैक्ट्स हैं ये, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल फैक्ट्स। इमानुएल डर्कहाइम ने नॉर्मल और पैथोलॉजिकल कैसे बोला, तो देखिए नॉर्मल फैक्ट्स वो होते हैं, मान लीजिए सोसाइटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या मान लीजिए सोसाइटी में क्राइम है, ठीक है, अगर तो क्राइम कम है, लो, तो ये आएगा नॉर्मल, और अगर क्राइम ज़्यादा है, अगर क्राइम हाई है, देन इट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजिकल। कैसे, इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए सोसाइटी में सुसाइड हो रही है, तो बहुत कम अगर सुसाइड है, कुछ ही लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं, देन इट इज़ ओके, तो उसमें क्या है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है सोसाइटी में। लेकिन अगर हाई लेवल पे सुसाइड हो रही है, मास लेवल पे लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, जैसे जो किसान हैं वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसल ख़राब हो जाती है, उनके ऊपर बहुत डेप्ट हो जाता है जिसे वो चुका नहीं पाते, तो सुसाइड अगर बहुत मास लेवल पे होने लगे, जैसे आजकल बच्चे कोटा में देखने को मिला राजस्थान में कि एक्सेस प्रेशर ऑफ स्टडीज़ की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो वो आ जाता है पैथोलॉजिकल में। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कलेक्टिव वी फीलिंग। कलेक्टिव वी फीलिंग देखिए क्या होती है, व्हेन टीम इंडिया, मान लीजिए टीम इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने यही एक्सप्लेन किया है, इसको आप बाद में रीड आउट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए टीम इंडिया का मैच हो रहा है, तो जितना भी क्राउड है, क्या वो क्राउड आपस में एक दूसरे को जानता है? नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब टीम इंडिया जीत जाती है ना, वॉन करती है, तो सब लोग उठते हैं एक साथ और क्लैपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वो सभी की फीलिंग्स उस टाइम पे सेम है। हालांकि लोग एक दूसरे को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन सबकी कलेक्टिव फीलिंग है, सबकी वी फीलिंग है उस टाइम पे सेम, दैट इज़ कॉल्ड वी फीलिंग, यानी सेम भावना है उस टाइम पे, सेम खुशी है सबको, और बिना एक दूसरे को जाने हुए भी, उसी को वी फीलिंग बोला जाता है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो मैं आपको पहले ही बताया था, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, उन्हीं से आपको ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज, इसमें क्या होता है, वी फीलिंग होती है, वी फीलिंग। और देखिए मैकेनिकल सॉलिडारिटी बेसिकली है क्या, मैकेनिकल सॉलिडारिटी रिप्रेजेंट करता है विलेज की लाइफ को, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में आती है मॉडर्न
सोसाइटी। विलेज लाइफ में क्या होता है, वी फीलिंग होती है, आपस में लोगों में एकता होती है। इसमें क्या है कि लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आप कंफ्यूज मत होना। विलेज में लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। कैसे? वहाँ पे बहुत लिमिटेड से वर्क होते हैं, है ना। लिमिटेड उनका जो वर्क है, लिमिटेड है इन द सेंस कि उनका अर्निंग जो सोर्स है ना, वो बहुत डाइवर्स नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं गांव में, खेती करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत कम इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। सब लोग खेती करते हैं, सब लोगों को रोज़मर्रा की जो उनकी चीज़ें हैं वो सब काम उन लोगों को आपस में आते हैं। तो विलेज में क्या है, वी फीलिंग है, इंडिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, सब लोग अपना अपना काम खुद कर लेते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या है, ये मॉडर्न सोसाइटी को डिनोट करता है। इसमें क्या है, लोग डिपेंडेंट ज़्यादा हैं। अब देखिए इसको समझिए, डिपेंडेंट कैसे हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप स्कूल जाएंगे, बच्चों को टीच करेंगे, पीछे से आपका छोटा सा बेबी है मान लीजिए, तो आपको उसको रखने के लिए आपको घर पे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर आप मान लीजिए अकेले रहते हैं तो आपको एक मेड की नीड होगी, तो आप डिपेंडेंट हो गए। घर में मान लीजिए आपका कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो जाती है, मान लीजिए फ़ैन ख़राब हो जाता है, एसी ख़राब हो जाता है, तो आप एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे घर पे। तो आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं। मॉडर्न सोसाइटी में लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो और इसमें क्या है, सेल्फिश रीजंस ज़्यादा होते हैं, सेल्फिशनेस ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं होती, यहाँ पे लोग हेल्पफुल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वी फीलिंग होती है, यहाँ पे वी फीलिंग नहीं होती, यहाँ पे सेल्फिश होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे। जहाँ पे भी उनको अपना मोटिव कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है, वहाँ पे लोग फिर अपना काम करने लग जाते हैं। बस वो क्या है कि नीड की वजह से ही आपसे इंटरेक्शन करेंगे। अदरवाइज मॉडर्न सोसाइटी में एक चीज़ और क्या है, लोग ये भी नहीं जानते कि आपके पड़ोस के घर में कौन रहता है, ऐसी चीज़ें। और गांव वगैरह में क्या होता है, लोग दूर दूर तक जानते हैं कौन क्या करता है, कहाँ रहता है, इनके घर में कौन है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज इमाइल डर्कहाइम के मेजर वर्क। इमाइल डर्कहाइम बिगन हिज वर्क एज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डेक्स। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डेक्स से अपना प्रोफेसर का करियर स्टार्ट किया था। उनकी फर्स्ट बुक थी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कब लिखी थी उन्होंने, ये 1893 में। हमें ये जो सन है ना, जो ईयर्स हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और इसी बुक में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एनॉमी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रॉम बुक्स, ये आता है। फिर क्रोनोलॉजी, इससे भी बहुत बार रिपीट होता है, इसीलिए आपको ईयर्स याद रखने ज़रूरी हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर में एनॉमी कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। इन 1897 सुसाइड, इन्होंने कब लिखी थी ये बुक लिखी थी उन्होंने, सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी, 1897 में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये उनका बहुत फेमस वर्क था जो पब्लिश हुआ था। ले एंड सोशियोलॉजिक, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ले एंड सोशियोलॉजिक। उनका जो क्या था, उनका फर्स्ट सोशियोलॉजिकल जर्नल था इमाइल डर्कहाइम का। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ले एंड सोशियोलॉजिक, क्या ये कोई रिसर्च पेपर है या फिर ये कोई आर्टिकल है, ये क्या है? तो ये है एक सोशियोलॉजिकल जर्नल। वेरी फेमस वर्क कौन से हैं इमाइल डर्कहाइम के? इमाइल डर्कहाइम वॉज इंस्पायर्ड बाय अगस्ट कोम्ट, सेंट साइमन एंड मार्टिस्की। ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इनके बाद ही आए थे और इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ इमाइल डर्कहाइम की ने कौन सी देखी? आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में, और वो है इंडक्टिव मेथड। पहले जो इमाइल डर्कहाइम थे ना, वो पॉजिटिविस्ट थे, तभी तो वो उनके फॉलोवर थे, क्योंकि अगस्त कोम्ट जो थे वो पॉजिटिविस्ट थे और इमाइल डर्कहाइम ने उनको फॉलो किया। लेकिन बाद में जो इमाइल डर्कहाइम है वो इंडक्टिव में ज़्यादा बिलीव करने लगे, यानी साइंस में भी उनको बिलीव था लेकिन इंडक्टिव तरीके से, यानी वो कहीं ना कहीं मेथड को यूज़ करना चाहते थे लेकिन डिडक्टिव की बजाय वो इंडक्टिव की तरफ शिफ्ट हो गए थे। इमाइल डर्कहाइम वॉज अ फंक्शनलिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन किस स्कूल से बिलोंग करता है, तो इमाइल डर्कहाइम जो थे वो फंक्शनलिस्ट थे। इमाइल डर्कहाइम सेड दैट सोसाइटी हैज़ टू बी स्टडीड इन मैक्रो पर्सपेक्टिव। इमाइल डर्कहाइम ने बोला कि आपको सोसाइटी
सोसाइटी को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। मान लीजिए सोसाइटी में कुछ पार्ट्स हैं, तो एक दो पार्ट्स को समझने से कुछ नहीं होगा। आपको सोसाइटी में को अगर समझना है तो रिलीजन, कास्ट, रिचुअल, स्ट्रक्चर, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का नज़रिया, सब कुछ समझने की आपको ज़रूरत है, तभी आप सोसाइटी को समझ पाएंगे। तो उन्होंने वो मैक्रो पर्सपेक्टिव पे फोकस करते हैं इमैनुअल डर्कहाइम, माइक्रो पे नहीं करते। ही सेड दैट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडीड इफ़ वी डू नॉट सी इट इन अ कंप्लीट फॉर्म। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, आपको पता है ना ह्यूमन बॉडी तभी वर्क करेगी जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन अच्छे से करें। अगर सारे बॉडी पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो वो ह्यूमन बॉडी कहलाएगी ही नहीं। इसीलिए इमैनुअल डर्कहाइम बोलते हैं कि जैसे पूरी ह्यूमन बॉडी फंक्शन करने के लिए हर एक बॉडी पार्ट ज़रूरी है, उसी तरह से एक पूरी सोसाइटी को अगर आपको समझना है तो उस सोसाइटी को कंप्लीटली समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी उसके अंदर की चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज, सो डर्कहाइम सेड दैट सोसाइटी इज़ नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स पार्ट्स, इट इज़ अ होल बॉडी। उन्होंने कहा खाली कुछ पार्ट्स को स्टडी करने से ही हम सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें हर एक पार्ट की पूरा एज अ होल पूरी सोसाइटी को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एज अ होल बॉडी, नॉट ओनली फ्रॉम हिज पार्ट्स, सिर्फ उस फ्रॉम इट्स पार्ट्स। तो खाली पार्ट्स के थ्रू एक दो चीज़ों को स्टडी करके हम नहीं समझ पाएंगे कि सोसाइटी का में कैसा फंक्शन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। इट इज़ नॉट अ क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, इट इज़ रादर सुई जनरिस। सुई जनरिस का मतलब होता है यूनिक एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट। इमैनुअल डर्कहाइम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग चीज़ इन्वेंट कर रहे हो, आपको उन्हीं चीज़ों को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, यानी सोसाइटी में सुई जनरिस हैं, यानी ऑलरेडी हैं पहले से, उन्हीं को ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है। सब कुछ यहीं पे है, बस हमें अच्छे से आंखें खोल के ऑब्जर्व करना है चीज़ों को कि क्या क्या अवेलेबल है ऑलरेडी। तो सुई जनरिस होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। इमैनुअल डर्कहाइम ट्राइड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थ्रू अ रैशनल साइंटिफिक लेंस, पॉजिटिविज्म। ये देखिए यहाँ पे इमैनुअल डर्कहाइम ने क्या बोला कि आपको सोसाइटी को समझना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत साइंटिफिक भी रहना ज़रूरी है, यानी रैशनल थिंकिंग रखना ज़रूरी है। हालांकि वो इंडक्टिव उसमें शिफ्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो एक साइंटिफिक की, आपको रैशनल, आपको आंखें बंद करके चीज़ों को नहीं मानना है, आपको सोचना है ऐसा है तो ऐसा क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं एक रिलीजन का एग्ज़ाम्पल, ठीक है। कैसे? रिलीजन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं ना, तो आप उनको आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए कि रीज़न क्या है, ये इस तरह के रूल्स क्यों बनाए गए हैं, क्या इनको मानना सही है। आंखें बंद करके बिल्कुल अंधविश्वास की तरह चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनके पीछे के साइंटिफिक रीज़न को, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ देयरफॉर he was inspired by Auguste Comte and choose to use scientific lens and objective data। इसीलिए उन्होंने अगस्त कॉम्ट का जो साइंटिफिक लेंस, यानी चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से देखना, साइंटिफिक लेंस का मतलब होता है एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग, यानी तर्क वितर्क की क्षमता रखना कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इसीलिए वो अगस्त कॉम्ट के क्या थे, फॉलोवर थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इंडक्टिव एंड व्हाट इज़ डिडक्टिव। देखिए इंडक्टिव क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आप PGI के थ्रू याद कर सकते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल, कोई भी चीज़ पर्टिकुलर, मान लीजिए एक थ्योरी, इसमें क्या होता है पर्टिकुलर टू जनरल में कि इसमें थ्योरी जो है वो एंड में आती है, ठीक है। डिडक्टिव में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरी है, पर्टिकुलर टू जनरल। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, सीता इज ब्यूटीफुल, ये एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है, सीता इज ब्यूटीफुल।
गीता is also beautiful. Both are गर्ल्स, मान लीजिए दोनों की दोनों क्या हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता एंड गीता। मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सीता एंड गीता बोथ आर ब्यूटिफुल। ठीक है, बोथ आर गर्ल, दोनों क्या हैं, लड़कियां हैं। सीता और गीता दोनों ब्यूटीफुल हैं और दोनों लड़कियां हैं। सो ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे हमने बात की एक पर्टिकुलर इंसान की सीता और एक पर्टिकुलर इंसान गीता, दोनों हैं क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। ये हमने कंक्लूजन दिया, दोनों सुंदर लड़कियां हैं, दोनों क्या हैं, गर्ल हैं। तो हम धीरे धीरे थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ऑल गर्ल्स आर, क्योंकि दोनों लड़कियां हैं और दोनों ब्यूटीफुल हैं, तो क्या कंक्लूजन निकला कि सारी लड़कियां ब्यूटीफुल हैं। तो इस तरह से होता है, ये होता है इंडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट इज, इसे हम जो ये इंडक्टिव है, इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है। हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना। और डिडक्टिव में क्या है, आपके पास पहली थ्योरी है कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सीता एंड गीता बोथ आर गर्ल्स, दे आर ब्यूटीफुल। तो सीता और गीता भी क्या हैं, लड़कियां हैं। जब पहले ही बता दिया कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, अगर आपको बता दिया जाए कि सभी लड़कियां ब्यूटीफुल हैं, सीता और गीता भी लड़की हैं, तो जाहिर सी बात है ना, वो भी ब्यूटीफुल होंगी। तो ये होता है डिडक्टिव। और डिडक्टिव जो है वो क्या होता है, वो टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि इसमें हमारे पास टॉप डाउन यानी ऐसे टॉप में ही हमारे पास थियरी होती है और फिर हम डाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा डिडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट इज, इनिशियली इमाइल डर्कहाइम वॉज अ पॉजिटिविस्ट। देखिए मैंने बताया था आपको पहले कि जो शुरुआत में क्या था, इमाइल डर्कहाइम जो थे वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच को रखते थे, यानी साइंटिफिक लेंस को यूज़ करते थे। बट लेटर ही शिफ्टेड टू इंडक्टिव, बाद में वो इंडक्टिव मैथडोलॉजी की तरफ बढ़े। ही डिड नॉट मूव अवे फ्रॉम साइंस बट चेंज हिज लॉजिकल डायरेक्शन। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली साइंस को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपना लॉजिक, चीज़ों को देखने का तरीके को चेंज किया। वो इंडक्टिव मेथड के साथ साथ थोड़ा बहुत क्रिटिकल और साइंटिफिक व्यू भी चीज़ों को समझने के लिए यूज़ करते थे। तो इमाइल डर्कहाइम यूज्ड इंडक्टिव मेथड जो है वो उनकी बुक उन्होंने सुसाइड में यूज़ किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस बुक में उन्होंने इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया, वो था सुसाइड। इमाइल डर्कहाइम यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स लाइक मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, देखिए मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या है, अभी देखो यहाँ इंडक्टिव अप्रोच भी है और साइंटिफिक अप्रोच भी, यानी इमाइल डर्कहाइम एक ही चीज़ को स्टडी करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके देख रहे थे। दैट इज़ मल्टीवेरिएट, यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड को यूज़ करके चीज़ों को समझना। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट वही हो गया इंडक्टिव। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन क्या होता है, किसी पैटर्न का पता लगाना। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन होता है पैटर्न का पता लगाना, यानी अगर सोसाइटी में सुसाइड हो रहा है तो पैटर्न का पता लगाना कि रीज़न क्या है उसके पीछे, कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसकी वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस किया इमाइल डर्कहाइम ने। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे, उन्होंने जो सुसाइड की स्टडी की थी वो 11 यूरोपियन कंट्रीज़ पे की थी और उन्होंने उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि वहाँ कैसे कैसे सुसाइड हुए, टू कीप हिज स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। तो इसी के थ्रू उन्होंने अपनी स्टडी को लॉजिकल भी रखा और ऑब्जेक्टिव भी रखा। नेक्स्ट इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूजिंग वेरियस वेरिएबल। ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, सेक्स, एज, रीजन, इन सब की स्टडी के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को जब आप यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड, ये वेरिएबल्स हैं यूज़, तो अलग अलग वेरिएबल जब यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, सोशल साइंसेस
प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डन इन लेबोरेटरी। जो सोशल साइंसेस प्रोजेक्ट होते हैं, क्या हम उन्हें लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट वहाँ पर काम आता है। आपको मान लीजिए किसी ट्राइब की स्टडी करनी है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप किसी को पकड़ के लेके जाएंगे और लेबोरेटरी में उसको लटा के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं, आपको वहाँ रहना पड़ेगा उस ट्राइब में। आपको अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वहीं जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड को इमेल डर्कहाइम ने यूज़ किया। कॉनकॉमिटेंट वेरिएशन टू फाइंड आउट पैटर्न्स और ट्रेंड इन सोसाइटी, कि किस तरह का ट्रेंड सोसाइटी में चल रहा है, किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। पीछे जो मैंने बताया कि जो इमेल डर्कहाइम है, उन्होंने इमेल डर्कहाइम ने जो 11 यूरोपियन कंट्रीज़ पे स्टडी किया था ना, ऐसा नहीं है वो उन्होंने जाके किया था, बस उन्होंने जैसे जो बुक्स हैं, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में कुछ चीज़ें छपी थी, उसके थ्रू उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, हिस्टोरिकल फंक्शनल एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स आर समथिंग विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर इंडिविजुअल पर्सन, यानी सोशल फैक्ट्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। उन सब चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको उनको, पहली बात तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कहने पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं हो जाएंगे, नॉर्म्स चेंज नहीं होंगे, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो सोशल फैक्ट्स वही होते हैं जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, यू हैव टू फॉलो देम। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए रूल है कि मंदिर में आप चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, और आप चप्पल पहन के चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लोग आपको निकाल देंगे मंदिर से बाहर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, उन्हीं को सोशल फैक्ट्स बोले। सोशल फैक्ट्स आर नॉट बायोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि ये बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल है, ये बनाए गए हैं, मतलब हैं सोसाइटी में, ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और हिडन है। ऐसा नहीं है कि आपको बताया जाता है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हो। सोशल फैक्ट्स आर पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सोशल फैक्ट्स आर कोअर्सिव इन नेचर, यानी आपको इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये क्या, पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अभी जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, आगे जाके वही चीज़ें वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो इसी तरह से हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो पास ऑन होती रहती हैं, उसी को सोशल फैक्ट्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज, there are two types of social facts, material social facts and non-material social facts. इमेल डर्कहाइम डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। उन्होंने मटेरियल सोशल फैक्ट्स और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था। सोसाइटी स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे चर्च, स्टेट, पॉपुलेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन, हाउसिंग अरेंजमेंट्स, ये सब आते हैं मटीरियल सोशल फैक्ट्स में। मटीरियल सोशल फैक्ट्स कैसे? क्योंकि ये चीज़ें विजिबल हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग्स कैसे बनी हुई हैं, क्या पूरा फंक्शन है सोसाइटी का। तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है ना, तो नज़र जो आ रही हैं चीज़ें, उनमें क्या होगा, स्टेट है, चर्च है, हाउसिंग अरेंजमेंट्स हैं, आपका पॉपुलेशन जो है वो है, ये सब चीज़ें आती हैं मटेरियल में, जो हम देख सकते हैं जिनको। नेक्स्ट इज़ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। कौन से होते हैं? आपकी मॉरलिटी, यानी आपकी वैल्यूज़, आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी सब लोग मिलके किस तरह का फील करते हैं किसी एक चीज़ में। जैसे कहीं पे मान लीजिए कोई डेथ हो जाए, तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे उन सबको पता है कि आपको हंसना नहीं है। आप किसी के प्रेयर मीट पे गए हैं अगर, तो आपको पता है आपको वहाँ कैसे बिहेव करना है। तो इसी को बोला जाता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया कि सिम्बल्स, कुछ सिम्बल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ चीज़ों को, और ये फिक्स्ड हैं एक तरह से। जैसे आपको सिग्नल के रूल्स पता है कि अगर रेड लाइट होगी तो क्या मतलब है, ग्रीन और येलो इनका क्या मतलब है। ये ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं और पे कोई किसी और स्टेट में कुछ और होगा, सर हर जगह सेम ही होगा। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड। सोशल करंट टेम्परेरी होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता दिया पिछली स्लाइड्स में। नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशल करंट। सोशल करंट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रेट वेव्स ऑफ एंथुजियाज्म, सैडनेस, सैडफुलनेस और इमोशंस, फीलिंग, पिटी। कि वही मैंने बोला ना कि अगर कोई इंसान खुश है तो ऐसा नहीं है कि हंसता ही रहेगा, कभी तो चुप होगा। सैडनेस है, सैडनेस ऐसा नहीं है हमेशा रहेगी, इंसान कुछ टाइम के लिए परेशान हो सकता है, मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो जाए, लेकिन फिर वो अपने नॉर्मल उसमें आ जाता है, जोन में। तो इसी को सोशल करंट बोला जाता है ना, जो चीज़ें टेम्परेरी हों। सोशल फैक्ट्स नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकली मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी क्या होते हैं। डर्कहाइम क्लासिफाइड सोशल फैक्ट्स इनटू नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, ये मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ें। नॉर्मल फैक्ट्स आर यूजफुल
सोशल फैक्ट्स, नॉर्मल फैक्ट्स देखिए यूज़फुल होते हैं, है ना, सोसाइटी में, क्योंकि वो चीज़ों को बना के रखने में, सोसाइटी के फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं, असिस्टिंग इन दी मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी एंड सोशल सोसाइटी लाइफ, कि सोसाइटी के मेंटेनेंस में क्या हेल्प करते हैं नॉर्मल सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स आर दोज दैट एसोसिएटेड विद द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स। मैंने बताया था ना कि अगर सुसाइड हो रही है तो क्यों हो रही है, ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, इसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। रिप्रेसिव लॉज, रेस्टिट्यूटिव लॉज क्या होते हैं? देखिए, रिप्रेसिव लॉज होते थे पुराने टाइम पे, है ना, जैसे किसी ने भी कोई क्राइम किया तो पुराने टाइम पे क्या करते थे कि बिल्कुल खुले में सज़ा देते थे कि अरे इसके दोनों हाथ काट दो या फिर इसको फांसी दे दो। उस टाइम पे क्या है कि अगर आपने गलती कर दी तो आपके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन रेस्टिट्यूटिव लॉस क्या होते हैं? रेस्टिट्यूटिव में रिप्रेसिव का देखो मतलब ही इसमें रिप्रेसिव यानी हार्श रूल्स, कि आपको सज़ा मिलेगी ज़रूर, और रेस्टिट्यूटिव में क्या है, कहीं ना कहीं आपके पास गुंजाइश है, आपको सुधारा जाए, आपको एक मौका दिया जाए। मान लीजिए किसी बच्चे से कोई क्राइम हो गया है, तो हमारा जो लॉ है ना रेस्टिट्यूटिव लॉ, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि नहीं, वन चांस और इस बच्चे को देना चाहिए, क्या पता फ्यूचर में ये इससे कुछ सीख कर और सुधर जाए, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए। ACP एग्जीक्यूटिव सेंट मी टू ये, ओके नेक्स्ट इज, ओके दैट्स इट फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट। तो आज इतना ही था इन स्लाइड्स में। ये थे इमाइल डर्कहाइम, और बाकी भी मैं आप लोगों के लिए यूनिट 1 में अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बाकी का भी जितना भी लेक्चर बचा है अभी, कंटेंट है बचा हुआ, वो सब मैं धीरे धीरे इसमें कंप्लीट करते हुए चलूँगी। और प्लीज़ आप लोग अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अभी फिर से जो न्यूज़ चल रही है कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, क्या है क्या नहीं है, कैंसिल होगा या रिज़ल्ट आउट होगा, नहीं पता। बेटर है कि आप लोग दिसंबर 2024 पे फोकस कर लीजिए, अभी से ही तैयारी कीजिए। अगर एग्ज़ाम होता है तो ऑप्शन है एग्ज़ाम दे आना आप जाके, अदरवाइज़ आप टाइम वेस्ट मत कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं।